नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है संत पराशर। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्र संत श्री श्याम जी पराशर के सुपुत्र श्री योगीराज योगेंद्र पराशर। तो पराशर जी का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल पे और नमस्कार करता हूँ उन्हें। और आज की इस वीडियो में हम उनसे चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज दशहरा है और आज ही के दिन श्री राम भगवान ने रावण को मारा था। तो बहुत संघर्ष के बाद आज रावण पे विजय प्राप्त करी थी। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि रामायण बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी और बहुत से लोगों ने हो सकता नहीं भी पढ़ी हो। रामायण मुख्यतः दो लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। अगर मैं बात करूं वाल्मीकि रामायण की, अगर मैं बात करूं तुलसी रामायण की, तो ये दो रामायण को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रामायण माना जाता है। इसके अलावा भी अन्य लेखकों ने बहुत सारी रामायणें लिखी हैं। आज का जो विषय है वो है रामायण में राष्ट्रवाद कहाँ पे है, उसके विषय में। तो रामायण किस प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा को भी आप कह सकते हैं, उसके अंदर है राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साथ उसके अंदर भक्ति भी है। तो मैं पराशर जी से ही पूछना चाहूँगा कि जो बाकी रामायण हैं उससे आपकी रामायण, जो आपने एक रामायण की व्याख्या करी है, वो अलग कैसे है? अधिकतर विद्वानों ने जो व्याख्या किया है इसकी, वो केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, परमात्मा की प्राप्ति की दृष्टि से कि रामायण का पाठ करो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने रामायण के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र कैसे महान बने, इस पर प्रकाश बहुत कम डाला है। तो मेरी रामायण जो है वो हिंदुत्व से पूर्ण और देशभक्ति से ओतप्रोत है। हर प्रसंगों की व्याख्या इसमें आपको राष्ट्रवादी, देशभक्ति और ईश्वर भक्ति दोनों को लेते हुए हमने प्रमाण के साथ आगे बढ़ा हुआ है। केवल अध्यात्म भी ठीक नहीं, केवल देशभक्ति भी ठीक नहीं। दोनों इस राष्ट्ररूपी रथ के दो पहिए हैं, अध्यात्म और राष्ट्रवाद। तो जो जिस रामायण की आप बात कर रहे हैं, इस रामायण में आपने जैसे राष्ट्रवाद की बात करी है, तो राष्ट्रवाद रामायण में जैसे कि सब लोग जानते हैं कि श्री राम भगवान ने सीता माता का जो हरण रावण ने कर लिया था, उसके लिए उनको मारा है। तो क्या आप कुछ ऐसे अपनी रामायण में जो आपने व्याख्या करी है, कुछ मैं जल्दी से चाहूँगा क्योंकि हमारे पास इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, विस्तार में एक एक टॉपिक को आपसे समझेंगे, पर क्या आप कुछ सारांश में बता सकते हैं कि आपकी जो व्याख्या है, जिसको पढ़ने के बाद लोगों के अंदर राष्ट्र भक्ति और देशभक्ति के साथ साथ ईश्वर भक्ति दोनों जगेगी, तो क्या आप कुछ 3-4 या कुछ ऐसी चीज़ें बता पाएंगे? क्या फ़र्क है आपकी और बाकी रामायण की व्याख्या में? रावण सीता हरण नहीं भी करता तो भी मारा जाता। हमने सीता को माध्यम बना के मारना है, इसके बारे में हमारी जो योजना थी वो राम जन्म के पहले ही बन चुकी थी। और इस बारे में भगवान राम के राम वनवास की जो आज्ञा दिया गया था, उससे पहले ही भगवान राम ने अपने मुंह से संतों को बता दिया था कि मैं कोई राजा बनने वाला नहीं हूँ, चिंता मत करो। ऋषियों ने कहा आप राजा बन जाए तो रावण को कौन मारेगा? राजा बन के रावण को मारना होता तो आपके पिता दशरथ नहीं मार लेते। अगर राजा बन के मारते हैं आप तो इंटरनेशनल वार अयोध्या के मैदान में हो जाएगी, जो आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि रावण की तरफ बहुत से राष्ट्र उसके पक्ष में हैं। इसलिए प्रभु आपने कहा था मैं रावण को मारूंगा, आप राजा बनने जा रहे हैं। तब भगवान राम ने कहा था कि चिंता मत करो, बातों को गुप्त रखना। सीताम विषेण तम दुष्टम सकुलम नाशयाम्यहम। अभी कुछ समय में मैं वनवास चला जाऊँगा राजपाट को छोड़ करके, और सीता को युद्ध का मोहरा बना करके रावण को मैं मारूंगा। और जो रावण सीता हरण नहीं करता तो भी हमने रावण को मारना ही था। सीता हरण करने के कारण रावण को नहीं मारा हमने जी। और सीता हरण करना रावण की मजबूरी थी। उसके प्रधानमंत्री अकम्पन ने कहा था रावण से कि हजूर आप समुद्र के पार जाके लड़ने का ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि राम ने हमारे सारे चौकियों पर कब्जा कर लिया है, सारे इलाके
उसने अपने लिए अंदर कर लिए हैं। अगर फौज उतारेंगे तो कहाँ उतारेंगे? अगर उतार भी लिए तो समुद्र का पानी तो पिएंगे नहीं। एक गिलास पीने का पानी भी लंका से सप्लाई करना पड़ेगा, कैसे आप लड़ पाएंगे? तब उसने योजना बनाया था कि राम को वापस अयोध्या जाने में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, लगभग 11 महीने बाकी हैं। आप जाके उनकी प्रिय पत्नी सीता को उठा के ले आओ, तो राम अपने पत्नी को छोड़ के तो अयोध्या जाने वाले नहीं। उसको लेने के लिए जब आएंगे तो समुद्र उनको पार करना पड़ेगा, और हम उनके पार करते समय तोप लगा के उनकी सेना को हम समाप्त कर देंगे। इस योजना के तहत राजनीतिक कार्यों के कारण सीता का हरण किया गया था। जी, तो राजनीतिक कारण की वजह से सीता का हरण करा गया था। पर जो ये सारी चीज़ें होती हैं, राम भगवान ने खुद को कष्ट क्यों, जब उनको सारी चीज़ें पता थी तो उन्होंने खुद को इतना कष्ट क्यों दिया? 14 वर्षों का वनवास, और पिता की मृत्यु पे भी नहीं गए, राजपाट भी छोड़ दिया। तो इसलिए नहीं गए पिता के मृत्यु में कि राम जानते थे कि एक बार वो अयोध्या वापस आ जाते। कैकेयी ने कहा था चित्रकूट में कि राम एक बार तुम वापस चले जाओ, ताकि मेरे माथे में लगी जो कलंक की टीका है कि कैकेयी ने भेजा, एक कलंक का टीका मिट जाए, उसके बाद जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, जब इच्छा हो चले जाना। राम जानते थे अगर मैं कभी वापस आ गया तो ऋषियों की योजना धरी की धरी रह जाएगी, फिर मुझे वापस फिर जंगल में कोई जाने देगा नहीं। और 14 साल का समय इसलिए बनाया गया, ऋषियों की योजना थी कि इन 14 साल में क्या काम करना है। केवल रावण को मारने से काम नहीं चलता। रावण के जो एजेंट जो यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते थे, पूरे दक्षिण भारत तक कब्जा करके बैठे थे, अलग अलग एरिया के अलग अलग गवर्नर थे, उनको भी तो मारना था ना। उनको बिना मारे अगर हम रावण को ही मार देते तो कोई दूसरा रावण बन जाता। रावण नाम नहीं, एक उपाधि है। जी, तो इतनी जो भी सारे प्रकरण हुए इसके हिसाब से, तो आप जैसे कि कैकेयी की बदनामी भी उसी का एक पार्ट था। कैकेयी को इतनी बदनामी मिलती है, और राजा दशरथ को लिए भी लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने सिर्फ प्रॉमिस को पूरा करने के लिए श्री राम भगवान के साथ इतना, तो सभी एक इस प्लानिंग का हिस्सा थे। जितने भी एक प्रोग्राम बनाया, ऋषियों ने अगस्त्य ऋषि के आश्रम में बैठ के बनाया। राम और रावण का कोई झगड़ा ही नहीं था। झगड़ा था दो सगे भाइयों का। विश्रवा जी के जो बड़े पुत्र थे, जो भरद्वाज ऋषि की कन्या से पैदा हुआ था, जिसका नाम कुबेर था। कुबेर बड़ा पुत्र होने का उत्तराधिकारी था वो लंका का, लेकिन विश्रवा के स्वर्गवास होने के बाद रावण को उसके मामा नाना ने भड़काया कि तुम इस कुबेर को मार के हटाओ और तुम राजा बनो, क्योंकि ये लंका पहले हमारी थी। तो रावण ने पहले बहुत समझाया कि नहीं मामा जी, ये गलत बात है, क्योंकि जो बड़ा पुत्र होता है वो राजा बनता है। तो कुबेर हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन बार बार कहने के बाद रावण की बुद्धि भ्रमित हो गई और प्रोग्राम बनाया कि रातों रात में कुबेर के महल को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए और राजा बन के बैठा जाए। कुबेर को पता लगते ही कुबेर वहाँ से भागा और अपने नाना के शरण में आया प्रयागराज में। रावण वहाँ भी पीछा किया, उसको छुपा दिया उसके नाना ने और भेज दिया उसको उसके मित्र इंद्र के पास हिमालय में। और रावण जो है खोजा, नहीं मिला, चला गया वापस। जब पता लगा कुछ समय के बाद, उसने तो अपने राजधानी बना करके वहाँ रह रहा है इंद्र के पास। फिर हमला बोला, हेल्प करने के लिए इंद्र आया। रावण और उसका पुत्र मेघनाद इंद्र को अरेस्ट करके ले आए लंका में। सारे मार्केट में उसके जुलूस निकाला गया। देवताओं ने इंटरफियर किया, ऋषियों ने इंटरफियर किया कि भाई देवताओं का ये राजा है इंद्र, बड़ी बेइज्जती हो गई, अब इसको आप अभय दान दीजिए। तो देवताओं और ऋषियों के कहने पर उसको छोड़ दिया मेघनाद ने। तो खुश होकर के जो यूएनओ थी उसने टाइटल दिया कंकरर ऑफ इंद्र, इट मीन्स इंद्रजीत। तब से उसको इंद्रजीत कहने लग गए। झगड़ा दो सगे भाई का था, जो हिंदुस्तान और लंका दोनों का युद्ध बन गया, राम और रावण युद्ध बन गया। नहीं तो राम का तो कुछ बिगाड़ा नहीं रावण ने। आपकी व्याख्या के अनुसार, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सारे आपकी जो राष्ट्रवादी विचारधारा है,
तो राष्ट्र, श्री राम भगवान ने राष्ट्र को बहुत पहले रखा और उसके लिए अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग दिया। उसमें चाहे राजा दशरथ हों, चाहे कैकेयी हों, कोई भी हो, इन सब ने अपना त्याग करा। अच्छा, आपकी दृष्टि में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा और कोशिश करी जाएगी कि आपके साथ भविष्य में भी कनेक्ट किया जाए और एक एक विषय पे विस्तार से वीडियो बनाई जाए। अब मैं जो अपना आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि में, क्योंकि आज दशहरा है तो रावण और राम इन दोनों का सबसे मुख्य आज दिन माना गया है, क्योंकि एक ने मारा और एक की मृत्यु हुई। तो आपकी दृष्टि में, आपकी राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुसार रावण के चरित्र को आप किस तरीके से देखते हैं? संक्षिप्त में बताइएगा। रावण जब समाप्त हो गया तब भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जाओ, गुरु के पास जा करके ज्ञान लेकर के आ जाओ। आज संसार से ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया, चरित्र का मूर्तिमान स्वरूप चला गया, ज्योतिष का उद्भट विद्वान चला गया, जाओ उनसे ज्ञान लेके आ जाओ। रावण इतना चरित्रवान, धर्मात्मा और विद्वान था कि ना पूछो। लोग उनके एक पक्ष को देखते हैं, केवल कमी को देखते हैं और कमी को और बढ़ा चढ़ा करके नमक मिर्च मसाले लगा के वो पेश कर देते हैं। अगर वास्तव में रावण चरित्र भ्रष्ट होता तो सीता जी को ले जा करके अंतःपुर में रखता, न कि अशोक वाटिका में। अगर अंतःपुर में रखता, उठा करके जेल में बंद कर देते, कैद खाने में कैदी के समान। रावण ने तो ऐसे ही रखा, खुले में रखा, जिसकी चार दीवारी भी इतने छोटे छोटे थे कि बच्चे लांग के जा सकते थे। इसलिए रावण कभी भी मिलने अकेला नहीं गया। जब भी गया तो मंत्रिमंडल के साथ गया, जब भी गया तो रानियों के साथ में गया। और इस प्रकार से इल्ज़ाम एकांतवास में लगा सकता है कोई भी, लेकिन जहाँ पर कभी अकेले मिलने ही नहीं गया उस पर इस प्रकार से आरोप लगाना ये दिमाग का दिवालापन है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि अकेले मिलने नहीं गया, इसका आप कहाँ से लेते हैं? इसको आप अपनी रामायण? कहीं भी प्रमाण नहीं है। जब भी गया अपने रानियों के साथ, अपने सेवकाओं के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ ऐसा ही गया। ये वाल्मीकि रामायण में साफ उद्धृत है, लेकिन आपके अंधों को न दिखाई दे तो क्या करोगे? तो रामायण आपके अनुसार साम्राज्यवादी था, विस्तारवादी था, पर चरित्रहीन नहीं था। साम्राज्यवादी भी नहीं था। वह सारा एरिया पहले हमारा हिंदुस्तान का ही एरिया था। जी। रावण केवल लंका में रहता तो उसको हमें मारना जरूरी नहीं था, लेकिन रावण लंका में रह करके पूरे हिंदुस्तान को, दक्षिण भारत तक सब कब्जा कर लिया था और आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक कि भगवान राम के पूर्वज थे अरण्यक, उसको भी जान से मार दिया था और उसके बाद में सबसे टैक्स वसूलता था। राजाओं की बात तो छोड़ो, राजाओं के महाराजा जैसे दशरथ थे, ऐसे लोगों को भी उसने टैक्स लेने से नहीं छोड़ा। और सभी महाराजाओं के जो हेड होते हैं इंद्र, वहाँ भी जाकर के उसने हमला कर दिया था। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो चाहता कि उसके संसार में एकमात्र मैं ही साम्राज्यवादी विचारधारा था उसका, इसलिए उसको मारा गया, क्योंकि हमारे देश में कब्जा कर रखा था और यहाँ पर संस्कृति की झगड़ा था। वो राक्षस संस्कृति को फैलाना चाहता था और वैदिक संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। झगड़ा दो संस्कृति का था। जी। तो आज की वीडियो में हमने एक बहुत डिटेल में तो नहीं, पर जाना कि राष्ट्रवादी विचारधारा जो आपकी है वो कैसे औरों से अलग है, और ये पूरी जो मुझे अभी तक समझ आई है बहुत वैज्ञानिक है और तर्क संगत है। इसके अंदर तर्क अच्छे हैं आपके। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इस तरीके की और वीडियो साथ में बनाएंगे, जिसमें हम राष्ट्रवादी रामायण तो सबने पढ़ी है, सुनी है, देखी भी है टीवी पर राष्ट्रवादी विचारधारा उसमें कहाँ है, कहाँ जिस तरीके से आपने अभी मुझे 10 मिनट के अंदर बताया, मुझे तो ये समझ आया है कि श्री राम भगवान को तो हम मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स कहें, अगर क्लीन पॉलिटिक्स, मास्टर ऑफ क्लीन पॉलिटिक्स कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी अच्छी राजनीति, और आजकल बहुत गंदी राजनीति होती है नेताओं की, पर इतनी क्लीन राजनीति अपने देश के हित में करने वाले शायद वो पहले ही राष्ट्र पुरुष श्री राम। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पराशर जी जुड़ने के लिए, और जय श्री राम।